सबक पंचायत आप पढ़ चुके हैं और आपको हम ये बात बता चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू के बड़े नावल निगार थे, बड़े अफसाना निगार थे। ज़ेरे नज़र सबक पंचायत उनका एक अफसाना है। तो आइए देखते हैं कि अफसाने की क्या तारीफ है। मश्क के आखिर में आप चले जाएंगे, वहाँ पर यह तारीफ मौजूद है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़ये, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत इसकी बुनियादी सिफात हैं। अफसाना नावल का मुतज़ाद कहा जा सकता है। नावल में पूरी ज़िंदगी को पेश किया जाता है। नावल ज़खामत रखता है, ज़िंदगी के तमाम गोशे जो हैं उसमें समा सकते हैं। अफसाना आम तौर पर ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, किसी एक किरदार को, किसी एक जिहत को पेश करता है। यानी इख्तिसार जो है वो अफसाने की खुसूसियत है। बुनियादी जो बुनियादी खुसूसियत है पहली, वो क्या है? इख्तिसार। इख्तिसार कहते हैं किसी चीज़ का मुख्तसर होना। और दूसरी खुसूसियत क्या बयान की गई है? वहदत तासुर। वहदत तासुर क्या है? कि शुरू से लेकर आखिर तक एक ही थीम रहता है, एक ही तरह की फील आती है, एक ही तरह का जो असर अंगेजी है, उसका जो असर है कारी पर, वो एक ही रहता है। तो इसलिए उसमें एक तरह की आप कह लें कि सिमेट्री का एहसास होता है। और आखिरी चीज़ इस सिलसिले में क्या बयान की गई है, वो है जामियत। देखें, जब एक बात मुख्तसर होती है तो वो अधूरी भी हो सकती है, लेकिन अफसाने में इख्तिसार तो होता है, लेकिन वो इख्तिसार अधूरेपन का एहसास नहीं दिलाता। वो जामियत का भी ख्याल रखा जाता है। बात मुख्तसर ज़रूर होती है, अफसाने की सिनफ जो है मुख्तसर ज़रूर होती है, लेकिन उसमें जामियत भी होती है। यानी वो इहाता कर लेती है उस बात का जिसको अफसाना निगार बयान करना चाहता है, उसको मुकम्मल वो बयान कर देता है अफसाने में। तो इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत ये अफसाने की बुनियादी खुसूसियात हैं। अफसाने की तारीफ आपने मुलाहिज़ा कर ली। इससे अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ख़त क्या होता है, ख़त के लुग़वी मानी क्या होते हैं, ख़त की कैफियत और मिजाज क्या होता है, और ख़त के अज्जा क्या होते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं ख़त की तारीफ की तरफ। ख़त के लुग़वी मानी क्या हैं? ख़त के लुग़वी मानी हैं लकीर, किताबत और तहरीर, यानी लिख के कोई चीज़ भेजना। तो आप इसकी तारीफ में मज़ीद ये लिख सकते हैं कि वो कागज़ जिस पर कुछ तहरीर करके एक शख्स दूसरे को भेजता है उसे ख़त कहते हैं। इसके मुतरादिफात में मकतूब, नामा, रुक्का, चिट्ठी, फरमान, पोस्ट और मेल वगैरह शामिल हैं। ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। इसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करते हैं। ख़त के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मकतूब, और ख़त लिखने वाले को कातिब कहा जाता है या मकतूब निगार कहा जाता है। और जिसके नाम ख़त लिखा जाए, मसलन मैं ख़त लिख रहा हूँ अपने एक दोस्त को, तो वो ख़त कहलाएगा मकतूब, मैं कहलाऊँगा मकतूब निगार या कातिब, और जो मेरा दोस्त है वो कहलाएगा मकतूब इलैह। मकतूब लिखेंगे आप मीम, काफ, कश वाला, और ते और वाव और बे, मकतूब और इलैह आप लिख देंगे। तो ये आप अपनी ग्रामर में भी पहले पढ़ के आए होंगे 7वीं 8वीं में। तो हमने सिर्फ दोहरा दिया है उस बात को कि मकतूब की इस्तिलाह, मकतूब निगार या कातिब की इस्तिलाह और मकतूब इलैह की इस्तिलाह याद रखें ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। एक शेर हमें याद आ गया है अपने मरहूम उस्ताद हफीज शाहिद का, ज़रूरत है हमें ए दिल लहू के चंद कतरों की, ज़रूरत है हमें ए दिल लहू के चंद कतरों की, किसी के नाम मकतूब वफा तहरीर करना है। कि भाई वफा का ख़त लिखना है तो दिल से खून का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये तो हो गई खैर शायरी की बात। अब हम चलते हैं ख़त की अक़साम की तरफ। तो आप हेडिंग, दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग आपने बनाई ख़त, दूसरी हेडिंग आप बनाएं ख़त की अक़साम। इस हेडिंग में आप ये लिखेंगे कि ख़तों को अपने अंदाज और मिजाज के एतबार से 2 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म क्या है? रस्मी ख़त,
रस्मी खत में आप लिखेंगे वो खत जो आम तौर पर किसी साहिब इख्तियार को लिखे जाएं या किसी अखबार के मुदीर को लिखे जाएं, रस्मी खत कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर हालात और मसाइल का बयान होता है और उनके हल की गुजारिश की जाती है। इन ख़तों में मुखातिब करने का तरीका और तर्ज़ बयान एक ख़ास तरह की संजीदगी और तकल्लुफ़ पर मबनी होता है। रस्मी समझते हैं जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉर्मल। तो जब आप कोई फॉर्मली किसी को ख़त लिखते हैं, फॉर्मल मीटिंग ज़रा जहन में लेकर आएँ। फॉर्मल जो है, जो भी चीज़ होगी उसमें ख़ास तरह का तकल्लुफ़ होगा, बेतकल्लुफ़ी नहीं होगी। तो ऐसे ख़त जिनमें ख़ास तरह का फॉर्मल अंदाज़ इख्तियार किया जाए, तकल्लुफ़ उसमें नज़र आए, तसन्नो नज़र आए, तो उन्हें रस्मी ख़त कहते हैं। अब बढ़ते हैं ख़त की दूसरी किस्म की तरफ। आप अपनी कापी पे दूसरी हेडिंग देंगे। पहले आपने लिखा ख़त, फिर आपने लिखा ख़त की अक़साम। ख़त की अक़साम में आपने पहली किस्म लिखी रस्मी ख़त। अब बढ़ रहे हैं हम दूसरी किस्म की तरफ जो है गैर रस्मी ख़त। ये आप हेडिंग देंगे और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? इसके नीचे आप लिखेंगे कि वो ख़त जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाएं, गैर रस्मी ख़त कहलाते हैं। इन ख़तों में अपने जज्बात और ख़यालात का बेसाख्ता इजहार होता है। भाई ख़त के बारे में आपको बता चुके हैं ना, आधी मुलाकात होती है। ख़त इस तरह लिखा जाता है कि जैसे मकतूब इलैह आपके सामने बैठा हुआ है। तो क्या आप अपने घर वालों से, दोस्तों से तकल्लुफ़ के अंदाज में बात करते हैं? नहीं करते ना। तो इसलिए ख़त भी जब आप अपने वालिदैन को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो एक बेतकल्लुफ़ी का अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन उस बेतकल्लुफ़ी में शाइस्तगी भी हो। ठीक है, तो मकाम व मर्तबे का लिहाज करके। अब हम बढ़ते हैं कि ख़त की ज़बान और ख़त की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो आप एक हेडिंग देंगे ख़त की ज़बान और कैफियत, और उसके ज़ेल में आप लिखेंगे कि एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीके से लिखा जाए जैसे मकतूब इलैह आपके सामने बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। एक मेयारी ख़त में बेतकल्लुफ़ी से मगर मकतूब इलैह के मर्तबे और उससे अपने रिश्ते का लिहाज रखकर बातें लिखी जाती हैं। तहरीर के हुस्न का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये आपके सामने हमने पेश किया ख़त की कैफियत और ख़त की ज़बान। वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो और अंदाज होगा, वालिदा को, भाई को ख़त लिख रहे हैं तो और अंदाज होगा। यानी माँ बाप के को जो आप ख़त लिखते हैं उसमें लाड और अपनाइयत का इजहार तो होगा, लेकिन नाशाइस्तगी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बहन भाई को जो ख़त लिख रहे हैं या छोटे बहन भाई को ख़त लिख रहे हैं तो उसमें एक और तरह का अंदाज होगा। तो बेतकल्लुफ़ी ज़रूर हो मगर नाशाइस्तगी ना हो। आखिर में हम बढ़ते हैं ख़त के अज्जा की तरफ कि जब एक ख़त लिखा जाता है तो आम तौर पर उसमें कितनी तरह की बातें होती हैं कि जो उस ख़त में मिल जाएं तो वो ख़त एक मुकम्मल ख़त बन जाता है। तो आप पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। 6 ये अज्जा हैं, आप इन्हें बारी बारी अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कॉपी पे ख़त के अज्जा। नीचे आप लिखेंगे कि एक रिवायती ख़त को आम तौर पर इन अज्जा में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 रवानगी का मकाम और तारीख़। नंबर 2 अलकाब व आदाब। नंबर 3 ख़त का मज़मून। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे ख़त का इख्तिताम। 5वें नंबर पे मकतूब निगार का नाम। 6ठे नंबर पे मकतूब इलैह का पता। तो हम मुख्तसर सा बता दें, भाई आप किसी को ख़त लिख रहे हैं ना तो पहले उसे ये तो बताएंगे ना कि आप कहाँ से ख़त लिख रहे हैं, उसको किस शहर में मौजूद हैं, और ये तारीख़ भी लिखेंगे कि आप इस तारीख़ को ख़त लिख रहे हैं, ताकि जब उसको ख़त मिले तो उसे अंदाज़ा हो कि आपने ये ख़त जो है कब लिखा था। उसके बाद क्या, उसके बाद आप ये देखेंगे जब आप ख़त शुरू करेंगे, दाएं तरफ आपने ऊपर लिख दिया, शहर का नाम लिख दिया, तारीख़ लिख दी। अब आपने उससे बात शुरू करनी है, तो बात शुरू करने से पहले कोई अलकाब व आदाब होते हैं। जैसे इस्लाम में यह है कि अस्सलामु अलैकुम आप कहें, तो ख़त का आगाज़ जो है अस्सलामु अलैकुम के साथ। तस्लीमात का भी वही मतलब है, तस्लीमात का मतलब ही सलाम भेजना ही है। तो अस्सलामु अलैकुम लिखें या तस्लीमात लिखें, और साथ ही आप कोई उसको पुकारेंगे। मसलन अगर आप दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तस्लीमात प्यारे दोस्त, ठीक है, या अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्त। किसी तरह आप इस तरह आगाज़ करेंगे। उसके बाद बारी आती है ख़त के मज़मून की, यानी वो लाइनें, आपका माफ़ी उस ज़मीर जिसमें बयान हुआ कि ख़त आप किस लिए लिख रहे हैं, उसे कहते हैं ख़त का मज़मून। चौथा नंबर आता है ख़त के इख्तिताम का। जब आपने अपनी बात कर ली, किसी के नाम भी आप ख़त लिख रहे हैं, अपना मुद्दा बयान कर दिया, ख़त लिखने का मकसद बयान कर दिया, ठीक है,
اب اس کے باری آتی ہے اختتام کی، تو اختتامی لائنوں کو، اختتامی کلمات کو وہ بھی درج کرتے ہیں، یہ بھی خط کے لیے ضروری ہے۔ اختتامی لائنیں عام طور پر دعائیہ انداز کی ہوتی ہیں، مثلا گھر میں جو ہے بچوں کو جو ہے وہ پیار دیجئے گا، یا اس کو سلام کہہ دیجئے گا، یا فلاں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اختتامی کلمات کہتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے آپ کے نام کی۔ بھائی آپ کسی کے نام خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنا نام ہی نہیں لکھیں گے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خط مجھے کس نے لکھا ہے؟ ای میل ہو، خط ہو، کوئی بھی اس کی شکل ہو، تو آپ اپنا نام اس میں لکھیں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ کیا لکھیں گے؟ جب آپ نے خط لکھ لیا کاغذ پہ، اس میں سارے جو پہلے 5 اجزاء ہیں وہ مکمل ہو گئے، پہلے 5 اجزاء کا تعلق خط کے کاغذ سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو طے کرنا ہے، اسے لفافے میں ڈالنا ہے، تو پھر آپ جس کو خط بھیج رہے ہیں یعنی مکتوب الیہ، اس کا پتہ اور اس کا نام بھی خط کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھے خط کے 6 اجزاء۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خط کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، ایک روایتی خط جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، جدید دنیا میں جو ہے خط کے متبادل کیا ہیں، میل ہے، ای میل ہے، حتیٰ کہ میسج کو بھی آپ خط کے زمرے میں کسی حد تک شامل کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں سارے اجزاء نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ خط کی اقسام کیا ہوتی ہیں، رسمی خط کیا ہوتا ہے اور غیر رسمی خط کیا ہوتا ہے، خط کی زبان اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آخر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خط کے پارٹس یعنی اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا سبق کے مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف، اس کا خلاصہ، مشکل الفاظ کے معنی اور نثر پاروں کی تشریح ہم نے سبق کے پہلے حصے میں پیش کی۔ سبق کے دوسرے حصے میں تمام مشقی سوالات، 9 سوالات تھے، ان کا حل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایکسرسائز کے آخر میں افسانے کی تعریف تھی، افسانے کی 3 خصوصیات تھیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آخر میں ہم نے خط اور اس کی خصوصیات کو ڈسکس کیا۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔